हेलो बच्चों, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी। और आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में। इस पूरे लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई जितने भी फैक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। हिडन एनसीईआरटी लाइंस जिनसे सारे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ PYQs जो पूछे गए हैं और जिस लाइन से आए हैं और उसका क्या सुटेबल आंसर होगा उसको लिखेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का जितना भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट आंसर है, जहाँ पर आपको याद करना है, वो सारे फैक्चुअल्स जो है आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अवॉइड ना करें, लास्ट तक देखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल रिप्रोडक्शन से और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एसेंशियली या अनिवार्य रूप से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस पूरे टॉपिक को इग्नोर ना करें बिल्कुल। बहुत बेसिक सा है, छोटा छोटा है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। केवल 10 से 15 मिनट का वीडियो है पूरा, उसमें पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा आपका ये टॉपिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो पहले तो बात समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा दिया है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जैसे स्पीसीज जो होती है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी बता चुके हैं लेक्चर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल बोथ अलग अलग उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है। और यहां से क्वेश्चन बनता है, जनरल ग्रोथ पैटर्न जो होती है, जैसे जैसे जायगोट से एम्ब्रियो से चाइल्ड और उसके बाद एडोलेसेंस तक जो ग्रोथ होती है वो चलती चली जाती है। लेकिन एडोलेसेंस आने पर यहाँ पर जनरल ग्रोथ के साथ साथ एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जो कि जनरल ग्रोथ से अलग होता है। ठीक है ना। तो गर्ल्स में ये अलग होगा, बॉयज में ये अलग होगा। ये कहलाएगा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और ये उसके कुछ फीचर हैं वो आप समझ लीजिए। गर्ल्स में इन ब्रेस्ट साइज बिगिनिंग टू इंक्रीज, पहला तो ये फीचर। दूसरा, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट, दूसरा। तीसरी, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट द अराउंड दिस टाइम, यानी कि इनमें स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस तरीके से लिखना है आपको, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पीरियडिक साइकिल होती है फीमेल्स में। नेक्स्ट, बॉयज में जो चेंजेस आते हैं वो क्या है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिगेन टू क्रैक। ऐसा इसलिए होता है कि जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें जो वोकल कार्ड्स होते हैं उन पर एक इफेक्ट आता है हार्मोन का, और वो हार्मोन इफेक्ट कौन सा हार्मोन होता है, हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से उनकी आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है। तीसरा है, पेनिस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम इनलार्ज्ड एंड इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट। ये दूसरा फीचर है, इसको आपको याद करना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी को डिफाइन करने के लिए, तो एट द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, जैसे जैसे होगा reproductive tissues begins to mature and this period during adolescence is called as puberty. Puberty means सारे sexual features appear होना start होंगे जनरल ग्रोथ के साथ साथ and this will called as puberty. Puberty is the age. अच्छा, कोई बता सकता है कमेंट में बताएं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं, और जो लास्ट होती है उसको क्या कहते हैं। दोनों का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मींस क्या होता है,
जर्म सेल का फ्यूजन। किसका फ्यूजन? जर्म सेल। अब जर्म सेल को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है गैमीट्स। क्या होता है? गैमीट। अब गैमीट्स जो होते हैं दो तरीके के होते, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल गैमीट। अब ह्यूमन के केस की बात करेंगे तो मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवम या एग। सिंपल। अब दो इंडिविजुअल्स का हैव टू ज्वाइन टुगेदर, उनको एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल एज हैपन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब थोड़ा सा इसमें चीज समझना है। देखिए, एक बात समझनी है आपको, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ अपोजिट गैमेट्स या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये फ्यूजन अगर बाहर होता है, एक्सटर्नल यानी बाहर की साइड होता है, बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल फ्रॉम बॉडी, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। इसको आप इन्हीं सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, इफ द फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स हैपेंस एक्सटर्नल फ्रॉम बॉडी यानी आउट फ्रॉम बॉडी, आउट फ्रॉम बॉडी विल कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब अगर सेम प्रोसेस होती है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी, तो इसको बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इफ इट टेक्स प्लेस आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनसाइड द बॉडी विल कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात दूसरी ये है कि जैसे कि इसमें उन्होंने दे दिया कि फ्यूजन हो रहा है, एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल हो रहा है फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एज हैपेंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ये फ्यूजन हो रहा है बॉडी के बाहर, तो ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। एक और आपको टेक्निकल टर्म सिखा दें कि मेल का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, मेल का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होगा, और जो फीमेल का सिंबल होगा ये बुक में देखने को मिलेगा बार बार आपको, तो परेशान करेगा, इस चीज को समझ लीजिए। ये जो सिंबल होगा ये फीमेल का। सिंपल। ये बात समझ में आ गई, दोनों चीज बता दी। जैसा कि एनिमल्स में हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, इट विल कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक। अब एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन्स। हमें स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी फॉर द सेक्सुअल एक्ट, ताकि हम गैमेट्स को सही जगह पहुंचा सके और उनका फ्यूजन हो सके, सच एज द पेनिस व्हेन इट इज केपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट, इसलिए इरेक्शन होता है। नेक्स्ट अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो इस तरीके का होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इसको सीख लें ये कैसे बनते हैं। देखो, इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो कि रिप्रोडक्टिव नहीं है, जैसे कि ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपका सेक्सुअल ऑर्गन में काउंट नहीं होता है, लेकिन इसको यहाँ पर बताया गया है, उसकी वजह भी बताएंगे। यहाँ पर इसमें खुलती है आकर यूरेटर, और ये खुलता है बाहर इस तरीके से,
और जब खुलता है तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ध्यान से समझना इस चीज को, ये है यूरेथ्रा। ये आपका यूरेटर है जो किडनी से आ रहा है, यूरेटर फ्रॉम किडनी, ठीक है ना। यहां पर एक स्ट्रक्चर है जो मेन स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं टेस्टिस, और इस स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है जो ऊपर गई है और यहां पर लूप बनाती हुई वापस आई, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर यहां बनी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर यहां बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडाइडमिस। आपके कोर्स में नहीं है तो इसको हम लिख नहीं रहे हैं। और यहां से जो स्ट्रक्चर, ये पतली सी ट्यूब निकली है, ये दिस इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। सबका ओवरऑल बताएंगे एक एक करके। यहां पर ये वास डिफरेंस गई है और यहां जाकर ये फ्यूज हो गई, यहां जाकर ये फ्यूज हो गई, इस तरीके से ये फ्यूज हो गई। ये यहां फ्यूज है। अब यहां पर दो ग्लैंड है, यहां पर दो ग्लैंड है, इसको बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और दूसरी ग्लैंड यहां जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। ठीक, सिंपल इतना ही स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रक्चर, दिस विल कॉल्ड एज पेनिस एंड दिस विल कॉल्ड एज स्क्रोटम। ये हो गया पेनिस, ये हो गया स्क्रोटम। आपको केवल इतना ही याद करना है, इतना ही बनाना है सिंपल तरीके से। हमने आपको ड्रॉ करने का तरीका समझा दिया और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप इजीली समझ ना पाए, ठीक है। अब हर एक का काम क्या है ये भी समझ लीजिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारा, जो बटा हुआ है, जितनी भी थ्योरी है, देखिए थ्योरी को जरूर पढ़ना है आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो बटा हुआ है, उसमें दो पोर्शन है। पहला है गैमीट प्रोड्यूसिंग, गैमीट प्रोड्यूसिंग जो है टेस्टिस, ये याद रखना है आपको। गैमीट प्रोड्यूसिंग या गैमीट्स को कहते हैं जर्म सेल, इसको बोलेंगे टेस्टिस, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है गैमीट्स को वो कर रहा है टेस्टिस। अब जो टेस्टिस है उसका एक फीचर ये है कि ये आउट फ्रॉम बॉडी है, ये आउट फ्रॉम बॉडी है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो गैमेट्स बनते हैं उन गैमेट्स को कहते हैं स्पर्म, ये मेल गैमेट का नाम है स्पर्म, और स्पर्म की फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर है वो 1 to 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, लेस देन बॉडी। अगर ये इतना कम नहीं होगा तो गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। तो ये फैक्टर हमेशा याद रखेंगे, टेम्परेचर कम चाहिए। कितना कम चाहिए? 1 से 3 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द बॉडी, लेस देन द बॉडी। दैट्स वाई दे आर located आउट फ्रॉम द बॉडी। और जिस जगह पर ये है टेस्टिस, जिस ऑर्गन में है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। कितने टेस्टिस होते हैं? 2 होते हैं। दोनों में ही बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। टेस्टिस में क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो क्या करती हैं?
स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं। और क्या करती हैं स्पर्म फॉर्मेशन के अलावा? स्पर्म फॉर्मेशन के अलावा मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करती हैं टेस्टिस। इस मेल सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। अब बात को समझिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर माने जैसे वॉइस पिच भारी हो जाएगी, मूंछों का, दाढ़ी का आना, चेहरे पे बालों का आना, ये सारे फीचर्स जो होते हैं ये आपके कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो टेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से बना है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्मेशन होती है और स्पर्म फॉर्मेशन के अलावा मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा, जर्म सेल्स जो होती हैं उन्हीं को कहते हैं गैमीट्स। जर्म सेल इक्वल टू गैमीट, और मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म। ये तीन चीजें आप एक साथ याद रखना है। स्पर्म, जर्म सेल या गैमीट एक ही बात है, मेल गैमीट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, सिंपल स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब ये तो मेन प्राइमरी ऑर्गन हो गया, ये तो हो गया प्राइमरी ऑर्गन जो टेस्टिस है, स्पर्म बना रहा है। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं, बास डिफरेंस हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, पेनिस है, यूरेथ्रा है, ये गैमेट्स की डिलीवरी है। ये गैमेट्स की डिलीवरी करते हैं, यानी गैमेट्स को प्रोड्यूस, जो गैमेट प्रोडक्शन यहाँ हुआ, गैमेट्स को फीमेल बॉडी तक पहुंचाने का काम बाकी सबका है। बास डिफरेंस का है, ये इनका सबका हर एक का रोल है। अब एक एक का रोल हम बता दे रहे हैं। बास डिफरेंस टेस्टिस से स्पर्म को लेकर यहां से चली जाएगी, यहां तक आएगी, और यहां सेमाइनल वेसाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों एक लिक्विड सीक्रेशन करेंगे, लिक्विड बनाएंगे, और ये लिक्विड इजी बनाएगा स्पर्म के रिलीज को। ये लिक्विड इजी बनाएगा स्पर्म के रिलीज को। ठीक है ना। अब इस लिक्विड के पास स्पर्म आ गए, लिक्विड के पास क्या आ गया? स्पर्म। इस लिक्विड प्लस स्पर्म को एक नाम देते हैं सीमेन। ठीक है ना। जिसकी वजह से इस सीमेन के अंदर क्या क्या होता है? इस सीमेन के अंदर होता है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, है ना, ताकि ये आसानी से मूव कर सके, इनको एनर्जी मिल सके। एक स्पर्म जो होता है वो स्पर्म स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, जिसमें एक हेड होता है और टेल होती है। तो इसकी मूवमेंट के लिए जरूरी है इसको, यानी जो लिक्विड बनता है सीमेन, उसमें स्पर्म प्लस प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस सेमाइनल वेसाइकिल से जो लिक्विड निकला है, ठीक है, वो स्पर्म से मिल जाता है आकर, और ये लिक्विड मेक इजी द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी। अब ये स्पर्म निकलेंगे कहां से? देखिए, स्पर्म के निकलने का, यानी कि स्पर्म के निकलने का प्लस यूरिन के निकलने का, वे एक ही है, जो कि यूरेथ्रा है। ठीक है ना। तो यहां पर जो यूरेथ्रा है वो एक यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, जिसके थ्रू दोनों काम होते हैं। यानी इस जगह पर जो यूरिन बन रहा है, इस जगह पर जो यूरिन बन रहा है, वो यूरिन भी निकलेगा, प्लस इस जगह पर जो भी स्पर्म बन रहा है, यहां पर जो भी स्पर्म बन रहा है वो भी निकलेगा, है ना। तो यहां पर जो स्पर्म बन रहा है वो स्पर्म जो है निकलकर इस तरीके से आएगा। तो ये आपका दोनों काम करता है,
स्पर्म प्लस यूरिन, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हम क्वेश्चन जब आपको करवाएंगे तो आप इसको समझ पाएंगे ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का सिस्टम है, ये थोड़ा सा अलग है, इस चीज को समझना है। जैसे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी स्पर्म फॉर्मेशन है, जहां बॉयज में स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होती है, वहीं फीमेल में बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। यानी ओवरी में फीटस कंडीशन में ही एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। जैसे उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ऐसे इसको oogenesis कहते हैं। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें दो ओवरी हैं, ये एक, ये दो, ये ओवरी है। तो ये पहला स्ट्रक्चर है जो ओवरी है, और ये ओवरी जिस जर्म सेल को रिलीज करती है उसको कहते हैं एग या ओवा। ओवा प्लूरल फॉर्म है, ओवम सिंगुलर फॉर्म है। दो ओवरी हैं। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि दो ओवरी हैं तो दोनों ओवरी हर महीने एक एग रिलीज नहीं करती। वन ओवरी, ये याद रखना, ये फैक्ट है, वन ओवरी रिलीज वन ओवम इन मंथ। जब मान लीजिए एक ओवरी ने अगर इस मंथ में एग रिलीज किया तो दूसरी ओवरी दूसरे मंथ में एग रिलीज करेगी, फिर ये वाली ओवरी तीसरे मंथ में एग रिलीज करेगी, फिर ये वाली ओवरी चौथे मंथ में रिलीज करेगी। यानी एक ओवरी से एक एग रिलीज होगा, उसके बाद दूसरी ओवरी अल्टरनेटिवली रिलीज करेगी, ना कि वही ओवरी सेम। ये याद रखना, क्योंकि अगर हर ओवरी यानी दोनों ओवरी अगर दोनों एग रिलीज करेंगे तो हर महीने दो एग रिलीज होंगे, लेकिन हर महीने केवल एक एग रिलीज होता है। ईच मंथ ओनली वन ओवम रिलीज्ड बाय वन ऑफ ओवरी, बाई वन ऑफ ओवरी। ये फैक्ट याद रखना है आपको। उसके बाद हमने कहा ना, जैसे स्पर्म फॉर्मेशन होती वैसी एग फॉर्मेशन होती, तो एग फॉर्मेशन इस जगह से हो गई, ये स्ट्रक्चर आपकी, ये हो गया प्राइमरी आपका सेक्स ऑर्गन ओवरी। उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका काम होता है केवल अब डेवलपमेंट करना, फर्टिलाइजेशन करना। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरी स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, ये दूसरी स्ट्रक्चर दिख रही है ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि जो ओवा है वो यहां से रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद यहां आ जाएगा, इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, इस जगह पर फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है ना। तो स्पर्म कहां से जाते? स्पर्म जो है वो यहां से जाते, ऐसे बहुत सारे स्पर्म इस तरीके से ऐसे दोनों तरफ डिवाइड हो जाएंगे। जिस जगह पर यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ रिलीज होगा, यहाँ रिलीज हुआ होगा तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, या तो इस जगह फर्टिलाइजेशन होगा या फिर इस जगह फर्टिलाइजेशन होगा, तो दोनों ही जगह डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से। और जहाँ फॉर्चुनेटली उन्हें मिल जाएगा वहाँ पर एग रिलीज। तो ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर जो कहलाता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है। इसके बाद आता है तीसरा स्ट्रक्चर जो कहलाता है यूट्रस। ये तीसरा स्ट्रक्चर यूट्रस है, और यूट्रस का काम होता है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर रेड कलर की दिख रही होगी आपको, ये लाइनिंग है किसकी? यूट्रस की। ये हर महीने बहुत ज़्यादा स्पंजी हो जाएगी, इसमें मस्कुलाइजेशन हो जाएगा, और ये इस तरीके की हो जाएगी कि अगर इन एक केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है
इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर सपोज करिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये फर्टिलाइजेशन सपोज करिए हुआ, तो ये यहाँ पर आकर फर्टिलाइजेशन के बाद ये यहाँ पर फर्टिलाइज्ड जो जायगोट है वो इस जगह पर आकर सेटल्ड होगी, और सेटल्ड होने के बाद यहीं पर डेवलपमेंट होगा पूरे फीटस का। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यूट्रस जो होता है वो फर्टिलाइज्ड एग को कैप्चर कर लेगा और पूरी बॉडी, पूरा स्ट्रक्चर जो जायगोट है वो बिकम फीटस, यानी जब उसमें ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे तो वो फीटस हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट फीटस जब फुली मैच्योर्ड हो जाएगा तो आफ्टर 9 मंथ इट बिकम डिलीवर्ड, ठीक है, एज ए बेबी। तो ये चीज कहलाती है लाइनिंग ऑफ यूट्रस। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये तो हो गई दूसरी स्ट्रक्चर। तीसरी स्ट्रक्चर क्या है? तीसरी स्ट्रक्चर है ये, जिसको बोलते हैं सर्विक्स। व्हाट इज सर्विक्स? सर्विक्स क्या है? यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर सर्विक्स कहलाती है। सर्विक्स इज द जॉइंट, ये जॉइंट है, किसका जॉइंट है? ये जॉइंट है, ये जॉइंट है किसका? ओपनिंग है, किसकी ओपनिंग है? यूट्रस की। यूट्रस की ओपनिंग है इन वेजाइना, और इसकी ओपनिंग को बोलते हैं हम सर्विक्स। इस ओपनिंग को बोलते हैं हम सर्विक्स। आपको दिखाई दे रहा होगा, इजीली आप इसको समझ लीजिए। ये स्ट्रक्चर कहलाती है वेजाइना। वेजाइना इज द स्ट्रक्चर, इसको पर्चुरेशन कैनाल या बर्थ कैनाल भी कहते हैं, जिसके थ्रू बेबी का जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर स्पर्म गोज इनटू द यूट्रस। यहाँ से ही यूट्रस के अंदर से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक आपके स्पर्म जाते हैं। मेरी बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो है दिस इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। जो फीमेल्स हैं उनमें यूरेथ्रा अलग ओपनिंग है, उसकी ओपनिंग कॉमन इसमें जॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल अलग सेपरेट स्ट्रक्चर है, सेपरेट सेटअप है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसमें क्या क्या चीज हो गई? एक हो गई आपकी ओवरी, फिर आपने पढ़ लिया ओविडक्ट जहां फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी काम होता है जर्म सेल फॉर्मेशन करना, ओविडक्ट का काम होता है फर्टिलाइजेशन करना। यूट्रस का काम होता है कि फर्टिलाइज्ड एग को नर्चर्ड करे। यहाँ पर इसमें फर्टिलाइज्ड एग जो बन गया है, इस फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पर कैप्चर करके यहाँ पर ये बन जाएगा, तब इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट जब हो जाएगा तो ये बेबी फॉर्म हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो ये लाइनिंग फिर ये ब्रेक हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है सारी, और ब्रेक होकर ये पूरा एक जो है ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर निकलता है। देन दिस विल कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन, तब इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया यूट्रस। यूट्रस के बाद होता है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद होता है वेजाइना। देखिए अगर लिस्टेड किए जाएंगे सारे ऑर्गन्स के नाम लिस्ट करने पड़ेंगे, ऐसे ही आपको मेल में भी करना पड़ेगा जो हमने आपको बताया है। जैसे कि इसमें पहला होता है टेस्टिस, फिर होता है वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस के बाद आपका सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट दोनों जुड़ी हुई हैं इससे, ये ग्लैंड हैं इनको। और उसके बाद ये हो गया यूरेथ्रा पेनिस, ठीक, ये इसके पार्ट हैं सारे, यूरेथ्रा THRA। तो सिंपली ऐसे ही आपको फीमेल के भी याद रखना है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा अगर आपने समझ लिया होगा तो उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार फर्टिलाइजेशन हो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो हमने जैसा कि बताया कि ये लाइनिंग जो दिख रही है आपको, ये लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग दिख रही है आपको, ये लाइनिंग ब्रेक होगी, और ब्रेक होने के बाद यहाँ से लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल आएगी, लिक्विड फॉर्म में म्यूकस बाहर निकल आएगा। तो इसमें म्यूकस होगा प्लस ब्लड होगा प्लस टिश्यू होगा प्लस ओवम या एग होगा, इतना सारी चीजें इसके साथ होंगी।
जब ये बाहर निकल आएगा देन दिस विल कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। तो इस तरीके से लगभग ईच मंथ देयर इज ए पीरियोडिक चेंज in lining of uterus, and if fertilization does not take place, it comes out called as menstruation। एंड मेंस्ट्रुएशन में जितना भी है म्यूकस, ब्लड, टिश्यू एंड ओवम, ये आपको 4 चीजें याद रखना है मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या होता है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो यहाँ पर एग इज नॉट फर्टिलाइज माने मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। ये 1 to 5 डेज का पीरियड होता है। और उसके बाद अब अगर मान लीजिए ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा, तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, पीरियड स्टॉप, पीरियडिक चेंज स्टॉप, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जायगोट बनेगी। जायगोट कैसे बनती है, जैसे बताया आपने, एक स्पर्म आएगा, एक ही स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करेगा, ये जायगोट बन गई। और ये जायगोट डेवलप होगी एम्ब्रियो में। ये एम्ब्रियो जब यूट्रस लाइनिंग में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यूट्रस लाइनिंग में, तो ये कहलाएगा इम्प्लांटेशन, ये कहलाएगा इम्प्लांटेशन। और इस एम्ब्रियो में जब ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, क्या डेवलप हो जाएंगे, ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, तब दिस विल कॉल्ड एज, तब इसको बोलेंगे फीटस। ये बहुत बेसिक से वर्ड है, याद रखना है। एंड फीटस आफ्टर ए कंप्लीट टाइम, ये टाइम भी याद रखना है आपको। दिस टाइम फीटस डेवलपमेंट में इन द फॉर्म ऑफ बेबी, इन द फॉर्म ऑफ बेबी। इस टाइम को बोलते हैं हम, इस टाइम को बोलेंगे, जो इस जगह से लेकर यहां तक का समय है, इस पूरे समय को एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो होता है 9 मंथ्स का, ठीक है। तो उम्मीद है ये फर्टिलाइजेशन वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 5 डेज चलेगा। और उसके बाद जैसे ही ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ये लाइनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर से ये दूसरी ओवरी का साइकिल स्टार्ट होगा और फिर से ये डेवलपमेंट फिर से हो जाएंगे, इतने डेवलपमेंट फिर हो जाएंगे। फिर दूसरे मंथ फिर नहीं फर्टिलाइजेशन होगा तो ये फिर से इसी तरीके से हर बार ये सीडेड होते रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। और पूरा अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस लाइनिंग में, वहां पर ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और जब उसमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे तो इसको फीटस, और ये फीटस बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस जायगोट से लेकर बेबी तक के पूरे टाइम को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि 9 मंथ का होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये दोनों ही चीजें आपको थ्योरिटिकल लाइन में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए हमने इस पैरा को यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, इस पैरा को आप कॉपी करके घर पे पढ़ लेना। इसको बहुत इजीली लिखा हुआ है, इसमें लिखा है व्हेन ए गर्ल रीचिंग, ठीक है, ओवरीज ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, जैसा कि हमने बताया था वही चीज लिखी हुई है सेम, ठीक है। 1 ऑफ एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ by 1 by ovary. The egg is carried from the ovary to the womb through the thin oviduct of fallopian tube. 2 oviduct unite form a bag-like structure called as uterus and the opening of uterus is called as cervix. इन्हीं लाइनिंग से सवाल निकलेंगे। Sperm enter through the vaginal passage during sexual intercourse. Travel upward, reach the oviduct, maybe encounter the egg, maybe. Fertilized egg
स्टार्ट डिवाइडिंग, फॉर्म ए बॉल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इम्प्लांट इन, अब देखिए वर्ड यूज हो गया यहाँ पर इम्प्लांट, इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन टू बिकम फीटस। तो देखिए ऑर्गन डेवलप हो गया, फीटस हो गया। बीन अर्लियर सेक्शन दैट इज द मदर बॉडी इज डिजाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हेंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड nurture the growing embryo. The lining of thickness is richly supplied with blood and nourish the growing embryo. The embryo get nutrition from the mother. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि embryo get nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called as placenta. Placenta देख लीजिए कैसा होता है, देखिए placenta जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये बेबी है और ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको ये प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा जो होता है इसमें यहाँ पर बहुत सारी इस तरीके से बिलाई होती है और यहाँ पर ये मदर्स ब्लड होता है। तो ये मदर्स ब्लड में ये बिलाई जो होती है ये डूबी रहती है और उनसे क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन लेता रहता है। इस तरीके से होता है। ये बेबी है, ये अम्बलाइकल कॉर्ड है जहाँ जिसको बोलते हैं आप नेवल, ठीक है ना, और ये अम्बलाइकल कॉर्ड है, ये आपका बेबी है और ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग है। इस जगह पर यूट्रस की लाइनिंग है इस जगह पर, और यूट्रस की लाइनिंग से यहाँ से मदर्स का जो ब्लड है, मदर्स के ब्लड से ऑक्सीजन जा रही है अंदर और फूड जा रहा है अंदर, देखिए। और यहां से क्या निकल रहा है, यहां से मदर्स के ब्लड में निकल रही है वेस्ट और CO2। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। अब यहाँ पर जो पैरा दिया गया है इस प्लेसेंटा को थोड़ा सा डिफाइन करके दिया गया है। इस चीज को आप पूछा जाता है क्वेश्चन में, अभी आप क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्वेश्चन को देख लेना। इसमें प्लेसेंटा लिखा हुआ है, इसमें प्लेसेंटा को पूरा डिफाइन करके बताया गया है प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इसमें लिखा है दिस इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, इट कंटेन बिलाई, बताया भी हमने, एम्ब्रियो साइड में टिश्यू में। अब ये पूछा गया है बिलाई के साइड में, बिलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ टिश्यू, ऑन द मदर साइड ब्लड स्पेसिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज है कि अगर जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेसेंटा है तो ये इस तरीके का होगा, ये इसकी बिलाई है, और जो मदर्स ब्लड है वो इस तरीके से है, यहाँ मदर्स के ये मदर्स ब्लड है इस जगह पर, और यहाँ आपका बेबी जुड़ा हुआ है, ये बेबी है ना। तो यहाँ पर जो बिलाई है ये बिलाई क्या काम करेंगी, ये बिलाई इस जगह से यानी ब्लड से क्या क्या चीज ले लेंगी, ये बिलाई ले लेंगी आपकी ऑक्सीजन को ब्लड से, और क्या ले लेंगी, फूड न्यूट्रिशन। और यहाँ जो बेबी से CO2 बन रही है वो CO2 यहाँ आ जाएगी, साथ ही साथ वेस्ट जो होगा वो भी यहाँ रिलीज हो जाएगा। तो ये मदर साइड में चला जाएगा, ये मदर साइड है, ये बेबी साइड है ना। तो बेबी साइड बिलाई है, इस जगह पर केवल ब्लड है, ब्लड किसका ब्लड है, ब्लड ऑफ मदर। तो ये एक्सचेंजेस होते हैं। तो प्लेसेंटा इज द ऑर्गन थ्रू विच एक्सचेंज टेक्स प्लेस, इट टेक ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम द मदर्स ब्लड एंड रिलीज CO2 एंड वेस्ट इनटू द मदर्स ब्लड, सिंपल। which surround the villi. This provide the large surface area of glucose and oxygen to pass from the mother to embryo. The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta. The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. This child is born as a result of rhythmic contraction of the muscle in the uterus. ये uterus में जो contraction relaxation होता है उसकी वजह से ये चीज होती है। तो सिंपल यहाँ तक आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाता है, वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें जितना भी
इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स थी वो हमने आपको सारी क्लियर कर दी। ये वन शॉट है एक तरीके का जिसमें आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, ये भी हमने आपको बता दिया था। इसमें इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, एग इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है ना, फॉर अबाउट 1 डे सिंस द ओवरी। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट जो है आपको याद रखना है, 1 डे वाला, ये एग इज नॉट फर्टिलाइज, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, ये केवल एक दिन सही रहेगा। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month, ये क्या है, receive a fertilized egg, thus its lining become thick and spongy, this would be required for nursing the embryo if fertilization had taken place. Now however this lining is not needed any longer, क्यों, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो उसकी नीड नहीं रही। So the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. It usually lasts for about 2 to 8 days. सिंपली तो आपको ये याद रखना है सिंपली। और इस 2 पैरा को जो हमने पढ़ाया है, इन 2 पैरा में जो भी आपको पढ़ाया गया तो उसको हमने समराइज कर दिया है अपने फैक्ट्स में। इसको एक एक करके नोट भी करवा दी, नोट कर लेना, आप चाहो तो फ्लो डायग्राम इसका बना लेना। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नया टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, वो आपको बेसिकली समझा देंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों नीडेड है, बताइए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या नीड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या नीड है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए? आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए जनरल अवेयरनेस हर लेवल पर दी जा रही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए मेजर इशू। जिस तरीके से शरीर बीमार होता है वैसे ही रिप्रोडक्टिव मेथड के थ्रू भी बहुत सारे बॉडीज में इन्फेक्शंस आते हैं। इन्फेक्शंस को समझना है, समराइज करना है। तो बॉडी में 2 तरीके के इन्फेक्शन है, एक है बैक्टीरियल, और दूसरा है वायरल। बैक्टीरिया से 2 बीमारी होती हैं, एक आता है गोनोरिया और ये बैक्टीरिया से होता है। इसके साथ साथ एक बीमारी और है सिफिलिस, एक बीमारी और है जिसको बोलते हैं सिफिलिस। अब देखिए यहाँ पर दोनों बीमारियों को आपको याद करना है, गोनोरिया एंड सिफिलिस। इनके बैक्टीरिया के नाम कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये बैक्टीरियल डिजीज हैं। जितने भी सेक्सुअल इंटैक्ट या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से डिजीज होती है उनको बोलते हैं एसटीडी। क्या बोलते हैं? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और इनको बोलते हैं ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई। ये दोनों फुल फॉर्म याद रखना है, एसटीआई और। अब जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन गोनोरिया है, उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है पूछा नहीं जाएगा आपसे, याद कर लें अगर चाहे तो। ये है ये ट्रोपोनिमा पैलिडियम, ये सिफिलिस का है, ये सिफिलिस का है। बहुत खतरनाक बीमारी होती है सिफिलिस। इसमें बॉडी पे बहुत सारे जो है पैचेस बन जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं और इन्फेक्शन इतना ख़राब होता है कि वो हड्डी तक को गला देता है अंदर तक। जो एंशिएंट टाइम था उसमें सिफिलिस का कोई इलाज नहीं था, तो मरकरी दी जाती थी। तो जो सिफिलिस से नहीं मरते थे मरकरी पीने से मर जाते थे। ट्रोपोनिमा पैलिडियम कॉज सिफिलिस। और गोनोरिया ये भी एक बीमारी है और इम्पॉर्टेंट बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एसटीआई बोलते हैं इसको। और इसका कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म होता है इसको बोलते हैं निजोरिया गोनोरी। इंपॉर्टेंट है ये। वायरल इन्फेक्शन में आपकी 2 बीमारी दी गई हैं, एक है वार्ड्स और दूसरा दिया है HIV एड्स। अब देखिए दोनों चीज़ों को सही से समझ लीजिए। वार्ड्स इन जेनाइटल रीजन, जैसे मस्से हो जाते हैं जेनाइटल रीजन में, बहुत सारे मस्से बन जाएंगे, ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। लेकिन HIV बहुत इंपॉर्टेंट है और एड्स भी। एड्स बीमारी है, ये डिजीज है और ये डिजीज कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है HIV, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है यानी कि वायरस है जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। छोटा सा हिंट दे दे रहे हैं आपको कि जितने भी हमारे पास बॉडी सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारे, आपने WBC के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें WBC होती है जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को ये इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए बॉडी के जितना भी इम्यून सिस्टम होता है, एक तरीके से समझ लीजिए जैसे किसी देश की फौज को ही हम बर्बाद कर दें, तो वैसे हमारे देश में, हमारी जो बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बॉडी में सारी डिजीजेस से लड़ती हैं। तो डिजीजेस से लड़ने वाली जो सेल्स होती हैं टी लिम्फोसाइट्स, ये उनको ही ख़त्म कर देते हैं अपने इन्फेक्शन से। एक तरीके से इन्फेक्शन साइकिल इन्हीं सेल के अंदर चलती है इस वजह से। तो ये हो गई आपकी वायरल इन्फेक्शन। दो बीमारियां, दोनों इंपॉर्टेंट है। जेनाइटल वार्ड्स कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और ये कुछ वायरसेस के थ्रू होता है जिनको ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस कहते हैं, HPV। एक्स्ट्रा नॉलेज है, चाहो तो याद कर लेना, चाहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे वायरल डिजीज पूछी जाएगी तो आपको दोनों वायरल डिजीज लिखनी पड़ेंगी। और वायरल डिजीज में आप वार्ड्स लिखेंगे और एड्स लिखेंगे। ये आप ये लिखेंगे वार्ड्स, ये एक बीमारी है, और दूसरी बीमारी है एड्स, जिसको फुल फॉर्म में हमने बता दिया है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, HIV कैसे फैलता है? तो मोस्ट कॉमन मेथड ट्रांसमिशन ऑफ HIV के ये है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर, या जो नशा करते हैं या किसी तरीके से कोई नीडल किसी इन्फेक्टेड पर्सन से निकाली हुई है और किसी दूसरे की बॉडी में चली गई, तो ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। जिस तरीके से सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन फैलता है वो नशा करने वाले जो सुई से नशा करते हैं, इस तरीके का इंजेक्शन से नशा करते हैं, उनमें होता है। तीसरा होता है प्रेग्नेंट मदर में, जो बॉडी होती है, फीटस होता है प्रेग्नेंट मदर का, अगर वो मदर HIV पॉजिटिव है तो उसका बेबी भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शन मिल जाए ब्लड के थ्रू, यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए किसी व्यक्ति को जिसमें HIV है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 4 मेथड हैं जिसके थ्रू HIV फैलता है। नेक्स्ट है, HIV के फीचर्स आपको पढ़ना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। एड्स का फुल फॉर्म लिखा हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ मेजर्स हैं वो समझ लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि यहाँ पर दो मेथड हैं। एक तो ये है हेल्थ में, जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेथड्स दिए गए हैं बहुत सारे। अब मेथड्स किसके हैं? मेथड्स टू स्टॉप प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को स्टॉप करने वाले मेथड्स हैं, और टू स्टॉप इन्फेक्शन। यहां से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, टू स्टॉप इन्फेक्शन। अब देखिए, प्रेगनेंसी को स्टॉप करने वाले जितने भी मेथड्स हैं, उन मेथड्स में कई सारे मेथड्स हैं। ऐसी इन्फेक्शन को रोकने वाला जो मेथड है वो केवल एक मेथड है, वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, और बैरियर मेथड जो होता है वो होता है कॉन्डोम से, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कॉन्डोम्स केवल यही है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को यानी STD को रोक सकता है। किसको रोक सकता है? STD, STI, दोनों को, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये कॉन्डोम जो होते हैं ये मेल के भी होते हैं और ये फीमेल के भी होते हैं। एक तरीके का कवरिंग, ये कवरिंग बोर्न इन द वेजाना कैन सर्व दिस पर्पज, ठीक है ना। तो पहला ही तो ये समझ लीजिए, ये बैरियर मेथड ही केवल ऐसा है जो इन्फेक्शंस को रोक सकता है। अब जो स्टॉप प्रेगनेंसी कहलाते हैं वो कहलाते हैं, कई तरीके के मेथड है, इनको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मैकेनिकल बैरियर जो हमने अभी बताया था वो है जिसकी वजह से एग तक ना पहुंचे, ये एक मेथड हो गया। यानी कि हमारे जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उनमें ये भी शामिल है
उनमें ये वाला मेथड भी शामिल है, लेकिन ये बीमारी को भी रोकता है, लेकिन बाकी जो मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स में वो बीमारी को नहीं रोकते। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, केवल 5 मिनट का, इसको और समझ लीजिए। कॉन्डम एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। पेनिस सिमिलर कवरिंग बोर्न इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पज। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव दूसरी है हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, यानी हम किसी तरीके की ऐसी चीज़ें खाएं, कुछ ऐसा दबा लें जिससे बॉडी का हार्मोनल बैलेंस इस तरीके का हो जाए कि एग ही रिलीज ना हो, एग्स रिलीज ना हो, तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता। तो इसमें आपके सारे आ जाते हैं, जिसमें आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, सहेली, मालाडी, इस तरीके की, ठीक है। तो इनको लिखा गया है ड्रग्स यूज बाय ओरली एज पिल्स, ये एक हो गया, यानी कि ये हो गया केमिकल मेथड। आपने समझ लिया, एक बैरियर मेथड हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव, ये जो हमने पढ़ा था अभी, ये बैरियर मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में पहला है बैरियर मेथड, और बैरियर मेथड ही केवल रोक पाएगा इन्फेक्शन को, बाकी नहीं, ठीक है। बैरियर मेथड हो गया, दूसरा हो गया केमिकल मेथड जो अभी हमने आपको पढ़ा, तीसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल मेथड दिया है, इसके उन्होंने साइड इफेक्ट पूछ लिया है। कमेंट में आपको साइड इफेक्ट जो है लिखने हैं। कमेंट में साइड इफेक्ट कैसे लिखेंगे, आप जो है एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ साइड इफेक्ट है, ठीक है ना। जैसे केमिकल मेथड के साइड इफेक्ट क्या है, बॉडी में हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, इस तरीके और भी डिस्टर्बेंसेज हो जाती है क्रिएट बॉडी में फिजियोलॉजिकल, वो है। ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, जिसमें एक है लूप, या जिसको कॉपर टी बोलते हैं। कॉपर टी का मतलब ये होता है कि टी आकार की स्ट्रक्चर है और इसमें कॉपर है। ये कॉपर एक कॉपर आयन जो है सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो आपका स्पर्म है, स्पर्म की जो टेल है, टेल जो है वर्क नहीं कर पाती, ये मूव नहीं कर पाएगा, स्पर्म टेल मूव नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो ये प्लेस्ड इन द यूट्रस, ये यूट्रस पे लगाई जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है, और इसकी वजह से साइड इफेक्ट भी होते हैं, इरिटेशन ऑफ यूट्रस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, हर एक कॉन्ट्रासेप्ट के साइड इफेक्ट जरूर पढ़ लेना। ये स्ट्रक्चर दी गई है जो कॉन्ट्रासेप्टिव स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में क्या होगा, सर्जिकल मेथड में जो वॉश डिफरेंस होती है वो काट दी जाती है, जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं वेसिकोटॉमी, इंपॉर्टेंट है। अगर सर्जिकल मेथड है तो वेसिकोटॉमी हो जाएगी, और ऐसे ही फेलोपियन ट्यूब कट कर दी जाएगी इस तरीके से, तो उसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों सर्जिकल मेथड है। अभी क्वेश्चन पूछ लिया गया था पिछली साल कि सर्जिकल मेथड्स क्या प्रिवेंट कर सकते हैं एसटीडीज को या एसटीआई को, बताइए आप लोग। नहीं कर सकते। आंसर आप लोग इस तरीके से देंगे, इसका आंसर केवल एक है, सर्जिकल हो चाहे केमिकल मेथड हो चाहे कोई मेथड हो, केवल बैरियर मेथड ऐसा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीआईज को रोक सकता है या एसटीडी को रोक सकता है। इसके अलावा कोई मेथड ऐसा नहीं है जो इस बीमारी को रोक सकता है। तो मेरे हिसाब से आपने सारा पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो हमने आपको सारी बता दी हैं। अब क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपकी बुक्स में ही दे रखा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। तो हमने इसका आंसर दे दिया, टेस्टिस का ह्यूमन बींग्स में क्या फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करना। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है,
उसका भी आंसर दे दिया है। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये तो पहले ही आप लोग जानते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अब देखिए इसमें बहुत सारे मेथड जो हमने बताए थे, वेरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, ड्रग्स वाला, सर्जिकल मेथड है, ये सारे मेथड्स को आपको डिफाइन करना है। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, तो रिप्रोडक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन को रोका जा सके, रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन है उसको रोका जा सके ताकि जनसंख्या स्थिर रहे, पॉपुलेशन बढ़े नहीं। व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो रीजंस का भी यही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उस पॉपुलेशन इंक्रीजिंग को रोकना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रमोट करना ताकि ये ऐसा ना हो सके। अब इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफाइन प्यूबर्टी, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 का है, ये 6 सेट का, डिफाइन प्यूबर्टी, लिस्ट एनी 2 चेंजेस सीन इन द बॉडी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्वेश्चन का आंसर पहली वीडियो में है। व्हाई आर द टेस्ट इन ह्यूमन मेल्स लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, देखिए सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं एक ही वीडियो से। लिस्ट एनी 3 टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमंस व्हिच वन ऑफ दीज नॉट मीट फॉर मेल्स, अब देखिए मेल्स के लिए इनमें कौन सा नहीं है, ये भी आपको बताया, जैसे कि मेल्स के लिए कौन सा नहीं है, इसमें मेल्स के लिए केमिकल मेथड्स नहीं होते, कोई केमिकल मेथड नहीं है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए केमिकल मेथड है, बाकी जो आपका वेरियर मेथड है और जो आपका सर्जिकल मेथड है वो दोनों है। नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोडक्शन ऑफ एग्स कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन एग होता है ओवरी में, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कहाँ है, यूट्रस है, एंट्री ऑफ स्पर्म कहाँ से होती है, वजाइना से। देखिए इस तरीके के सरल से क्वेश्चन आएंगे जिनको आप केवल इजीली एक वीडियो से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट टू इम्प्लांटेशन, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन यूट्रस सब्सिक्वेंट टू इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट एंड इफ एन डज नॉट गेट फर्टिलाइज, दोनों में याद करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो ये वस्कुलाइज हो जाएगा बहुत ज़्यादा और उसमें सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, बड़ा हो जाएगा, लार्ज होता चला है जब तक फीटस डेवलप होगा। एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज नहीं होगा तो सारी की सारी जो लाइनिंग है वो सेडेड हो जाएगी, टूट जाएगी और मेंस्ट्रुएशन में बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है एसर्शन रीजन में एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड with the help of special tissue called placenta and placenta is a disc which is embedded in the uterine wall, ये दोनों ही सही हैं, A और R is the correct explanation है। नेक्स्ट है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल एंड लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता है, टेस्टिस है इसका आंसर। द रोल ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस आर वेरी सिग्निफिकेंट, तो इसमें प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल दोनों के नाम लिखना और दोनों के सिक्रेशन स्पर्म को इजी बनाते हैं रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट है वाटर इज, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, हाँ, नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन मेल कैरीज स्पर्म, इसको कौन ले जाता है, स्पर्म को ले जाता है वास्ट डिफरेंस कैरी करने का। प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट कौन करता है, टेस्टिस करता है। वो सिक्रेशन मेक्स द ट्रांसपोर्ट स्पर्म इजी है, तो इसमें प्रोस्टेट लिखेंगे आप प्लस सेमिनल वेसिकल लिखेंगे। प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन लेस देन बॉडी, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी। व्हाट आर सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गिव द साइड इफेक्ट कॉल बाय दिस प्रोसीजर, देखिए इसमें साइड इफेक्ट पूछ लिया इन्होंने, हमने कहा आपसे साइड इफेक्ट हर बार पूछ रहे हैं, जैसे कि वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी हुआ उससे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, पेन होता है, रिकवरी बहुत लेट होती है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं ऑपरेशन के बाद। नेक्स्ट है कॉलम को मैच कराना है, जैसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द स्पर्म, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये ए का हो जाएगा थर्ड, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ये हो जाएगा बी का हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। सी का साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म टू फीमेल ट्रैक्ट, तो एंट्री हो जाएगी ये सी का फर्स्ट हो जाएगा। साइट थ्रू द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड, तो ये होता है प्लेसेंटा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका ए का हो जाएगा थर्ड और बी का हो जाएगा यूट्रस, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस बी का हो जाएगा सेकंड, सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा फोर्थ। इसमें सर्विक्स एक्स्ट्रा दे रखा है, ये कहीं मैच नहीं हुआ, ये याद रखना, इस तरह की कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन हाफ द काइंड ऑफ डिवीजन, ये तो
तो ये पूछा गया है काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन, ये टेस्टिस में भी ऑब्जर्व होंगे और ओवरी में भी ऑब्जर्व होंगे, तो इसका आंसर होगा ओवरी एंड टेस्टिस बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024 के PYQs है, डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। लिस्ट द टू फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर एक के फंक्शन के बताना, ओविडक्ट है, यूट्रस है और ओवरी है, सबके फंक्शन बता देना जैसे हमने आपको बताए सारे। हाउ डज द, जैसे ओविडक्ट का काम क्या होता है, कैरी करना ओवम को, फर्टिलाइजेशन करना। यूट्रस का काम क्या होता है, यूट्रस का काम होता है ईच मंथ पीरियडिक चेंज होना बॉडी में, यूट्रस में, ताकि जो है जायगोट डेवलप होकर उसमें इम्प्लांट हो सके, और नहीं होता है तो ये मेंस्ट्रुएट हो जाएगा। ओवरी का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग, साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कहलाता है, ये प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन कहलाता है, मेंटेनिंग हार्मोन कहलाता है, ये याद रखना है। और एस्ट्रोजन इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल करेक्टर को डेवलप करना। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिश्ड अंडर इनसाइड द मदर्स बॉडी, एक्सप्लेन ब्रीफली, तो इसमें प्लेसेंटा को बताना है और प्लस यूट्रस का रोल बनाना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ दिया गया, इट इज ए डिस्क एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, इट कंटेन, ये पूछ दिया गया प्लेसेंटा के बारे में। पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो वही है। डिस्क पूछ लिया गया, डिस्क पूछ लिया है, डिस्क पूछा गया है। और पूछा कि जायगोट इज फॉर्म द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जायगोट ऑफ ए ह्यूमन, ये हमेशा 46 होंगे, याद रखना। हाँ, अगर स्पर्म का पूछा जाए और ओवम का पूछा जाए तो अलग अलग होगा। स्पर्म का होगा 23, जिसमें 22 होंगे ऑटोसोम्स और एक होगा सेक्स क्रोमोसोम। ये आपको हम अगले चैप्टर में जब करवाएंगे तो बता देंगे। ओवम में भी यही होगा 23, ये याद रखना 23 होते हैं, लेकिन जायगोट 46 होते हैं। इसमें पूछा इट इज ए डिस्क एम्बेडेड यूट्राइन वॉल, इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ टिश्यू, इट हैज ए वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। देखिए स्मॉल सरफेस एरिया नहीं होता है, सरफेस एरिया लार्ज होता है। और ग्लूकोज टू ऑक्सीजन पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, यही फैक्ट है इसका जो गलत है। बाकी एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू इट, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसका, बाकी सब करेक्ट है। नेम द 3, देखिए टेक्निक पूछ ली गई है, यूज बाय द ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मेंटेन द साइड इफेक्ट, हर एक का साइड इफेक्ट पूछ लिया गया, साइड इफेक्ट जरूर याद करें हर एक के। व्हाट विल हैपन इफ द ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस और एग ने नॉट फर्टिलाइज, देखिए दोनों पैरास क्वेश्चन आए, दोनों को बताया हमने। ड्रॉ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन, ये तो नेक्स्ट है। तो यहीं तक था आपका पूरा, आप जो है 1 घंटे के इस वीडियो से पूरा का पूरा एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं, केवल 1 घंटे में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बताया है। तो देखते रहिए A to Z और शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको एग्जाम तक इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें और आप इजीली इनको तैयार करके आपके 30 मार्क्स पूरे आए बायोलॉजी में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन जो हमने पूछे वो आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं और कमेंट्स में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हमको आंसर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच टू सी द फुल